हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ एआरओ की प्रैक्टिस कर रहे थे हम, जो कि ध्येय का प्रैक्टिस सीरीज था, अर्थात टेस्ट सीरीज था। उसका हमने सेकंड सेट स्टार्ट कर दिया था। सेकंड सेट में हमने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम देखेंगे 41 सेट, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कुल आज हम देखेंगे टोटल लगभग 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि जीएस के पोर्शन का है और काफ़ी हार्ड होता है। इसलिए जीएस की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। हम हर क्वेश्चन की कोशिश करेंगे आज बैकग्राउंड के साथ उसको कवर करें, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था। लेकिन इस बार के सेट में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। हो सके तो अपने पास मैप रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं, रेंज हैं, माउंटेन रेंज हैं, उसके बारे में हम देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। और इस पीडीएफ के साथ मैप लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैप इसमें नहीं है। आप प्रयास कीजिएगा अपने साथ एटलस लेके बैठें, और हो सके तो आप थोड़ी देर बाद पॉलिटी की भी बुक लेके बैठ सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो बताएंगे उसको सुनते रहिएगा। इसके माध्यम से भी हो आप एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। रिकॉल करने को जिसको होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम रिकॉल करके सही कर पाते हैं। हमें पता रहता है कि कहीं तो मैं सुना हूँ ये आर्टिकल, जैसे कि 165 आर्टिकल किससे संबंधित है बताइए। 165 अगर सुने होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। 76 आर्टिकल किससे संबंधित है बताइए। अगर आपने सुना होगा तो आसानी से कर लेंगे। अगर 165 की बात करें तो किससे संबंधित है, महाधिवक्ता से संबंधित है। और 76 किससे संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो ऐसे ही आप अगर सुने रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम आज का शुरू करते हैं सेट, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित एक खड्डा है, जॉर्ज है, इसको गॉर्ज बोलते हैं, है ये। इसके बारे में बताना है आपको, कौन सी नदी पे ये बनता है। ए कह रहा है कोलोराडो नदी पे। ये सारी नदियाँ यूएसए की ही हैं, यूएसए और कनाडा में बहती हैं। बी कह रहा है मिसिसिपी नदी। और सी कह रहा है सेंट लॉरेंस नदी। और डी कह रहा है ओकावा नदी। तो बताइए इनमें से किस नदी पे ग्रैंड कैनियन स्थित है। ये जो जॉर्ज है, ये कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। एक कोलोराडो नदी पे स्थित है। अगर आपने मैप में देखा हो तो कोलोराडो पे स्थित है ग्रैंड कैनियन। अब मिसिसिपी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या चीज़ है मिसिसिपी नदी। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः यूएसए में बहने वाली नदी कौन सी है इनमें से, तो आप मिसिसिपी पे बिंदास लगाइए। यही एक नदी है जो पूर्णतः यूएसए में बहती है। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लेक जो है, ग्रेट लेक, वो किससे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है दोनों को। तो ये चीज़ इसलिए सेंट लॉरेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया। सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी आप पढ़े होंगे, अगर एटलस है तो वहाँ पे देख सकते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे उद्योग हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम स्थल सहारा रेगिस्तान है। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी जो भूमध्य सागरीय पवन है उसका उद्गम स्थल सहारा रेगिस्तान है। ए कह रहा है ब्लिट्जर्ड, बी कह रहा है बोरा, सी कह रहा है सिकारो, और डी कह रहा है मिस्ट्रल। बताइए, हमने इसकी प्रैक्टिस पहले कर रखे हैं हम लोग। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप समझ पा रहे होंगे हम लोग पहले सेट में ही इसकी प्रैक्टिस किए थे, लेकिन दोबारा ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। अगर गलती होता है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने सी लगाया है, सिराको, तो बिल्कुल सही काम किया। सिराको क्या है बताइए। सिराको एक गर्म हवा है जो भूमध्य सागरीय सहारा से इटली की तरफ चलता है, लाल वर्षा करता है, मतलब इसको ब्लड रेन भी कहते हैं इसको। सिराको जो है सहारा से चलती है इधर से, और इधर से जब मेडिटेरियन सी को क्रॉस करता है ये, तो जलवाष्प ग्रहण कर लेता है, फिर इटली के रीजन में जाकर के बारिश करता है, तो उसको ब्लड रेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इधर से रेड जो बालू होता है, लाल कलर का बालू होता है, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, रख लेता है अपने साथ, और फिर बारिश करता है तो रेड उधर बारिश होता है, तो इसलिए ब्लड रेन कहते हैं। अब चलिए हम इधर देख लेते हैं ब्लिट्जर्ड के बारे में। ब्लिट्जर्ड क्या है, नाम से भी डेंजरस लग रहा है और काम भी इसका डेंजरस है। ये क्या करता है, गंभीर हिमपात करता है ये। और किधर करता है ये, यूएसए के रीजन में करता है। शीत ऋतु में सामान्यतः इसकी घटना देखने के लिए मिलती है। सोचिए, एक तो टेम्परेचर लो है, ऊपर से ये हिमपात होने लगे तो और ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है नीचे। ब्लिट्जर्ड इसीलिए इसका नाम है। बोरा की बात करें, बोरा किससे संबंधित है बताइए। एडियाटिक सागर में ये चलता है, ये भी ठंडी हवा है, और ये यूगोस्लाविया के पास एडियाटिक सी में चलती है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सिराको तो हमने देख लिया, अब मिस्ट्रल भी बच गया, मिस्ट्रल भी देख लेते हैं। मिस्ट्रल बताइए किससे संबंधित है। ये ठंडी और शुष्क हवा है, ठंडी भी है और शुष्क भी है। तो सोचिए स्किन का क्या हाल करता होगा ये। तो ठंडी है और शुष्क है, कहाँ चलती है अब ये बताइए। ये फ्रांस से भूमध्य सागर होते हुए, फ्रांस से भूमध्य सागर होते हुए चलती है ये इस रीजन में। राइन नदी से स्टार्ट होती है, राइन नदी तो आपको पता होगा फ्रांस के पास ही है, तो इसलिए ये सही हो गया।
हमारा इसमें सही आंसर था सी, लेकिन यहाँ पे हमने मिस्ट्रल को देख लिया। मिस्ट्रल क्या है? ठंडी है, शुष्क है। बोरा क्या है? बोरा हमने देखा ही, बोरा क्या है? एडियाटिक सागर में चलती है, ठंडी हवा है। ब्लिट्जर हमने देख ही लिया, ये क्या करता है? यूएसए में चलती है, गंभीर ठंडी हिमपात करता है ये। सिरोका हमने देख ही लिया, सिरोका किधर से चलता था? सिरोका अभी हमने बताया कि ये गर्म हवा है, और ये क्या करते हैं? भूमध्य सागर से चलती है सहारा से इटली की तरफ, और ये सिरोका क्या करता है? उधर जाकर ब्लड ड्रेन करता है। कुछ अन्य चीज़ देख लें हम। एक आप बताइए, सामल क्या है? सामल भी एक विंड है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? गर्म है, शुष्क है। ये चलता है किस रीजन में? बहुत महत्वपूर्ण रीजन में चलता है, खाड़ी देशों में चलता है ये, कुवैत, सऊदी अरब, इन रीजन में चलता है। इराक, फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, इन रीजन में चलता है ये। कौन सा? सामल। सामल ऐसे लिखते हैं, सामल। सामल है ये। सामल किधर चलता है? अभी हमने बताया खाड़ी देशों में चलता है, और ये गर्म भी है, शुष्क भी है। इसके साथ साथ पूर्वी एशिया के कुछ स्थानीय नाम इसके हैं। इसी के सामल के कुछ पूर्वी एशिया में स्थानीय नाम है, जिसको बुरान कहते हैं। अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका रीजन में इसको अलीज कहते हैं, अलीज मैरीटाइम। तो कुछ ये बातें थी। अगर अलीज मैरीटाइम से पूछ ले आपसे कभी किससे संबंधित, तो सामल से बता दीजिएगा। सामल क्या है? गर्म और शुष्क हवा है। या फिर आपसे बुरान पूछ ले, बुरान का संबंध किससे है, तो अभी बता दीजिए, खाड़ी रीजन में चलने वाली एक हवा है। या फिर सामल पूछ ले तो भी बता लीजिएगा। इनमें से कोई भी कहीं भी पूछे तो आपको याद तो आना चाहिए कम से कम, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल याद ही ना हो। चलिए अगला देखते हैं। दून निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? आप देहरादून का नाम सुने होंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, दून किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, बताइए। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको पर्वत श्रेणियाँ नॉर्थ टू साउथ करवा लेंगे, या फिर नदियों के हिसाब से इनका पर्वत श्रेणियों को विभाजित करवा लेंगे, या फिर उनके विशेषताएं पूछ लेंगे। इतनी ही सी क्वेश्चन बनते हैं इनसे, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बताइए आप, दून किसकी विशेषता है, किस पर्वत श्रृंखला की? अगर आपको पता हो, चलिए हम पहले यहाँ देख लेते हैं, नॉर्थ टू से साउथ के हिसाब से अरेंज करते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होगा, बताइए? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितने आ जाएंगे? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएगा? काराकोरम आ जाएगा अपना, फिर आ जाएगा लद्दाख आ जाएगा, फिर आ जाएगा जास्कर, KLG आ जाएंगे किसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय आ जाएगा उसके नीचे। फिर ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा आ जाएगा? लघु हिमालय, मध्य हिमालय आ जाएगा। लघु हिमालय में कौन, या मध्य हिमालय, दोनों एक ही चीज़ है। इसके नीचे हम देखेंगे पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद धौलाधर हो जाता है, D लिख लीजिए, धौलाधर हो गया। ये चीज़ें हो गई। फिर धौलाधर में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि महाभारत हो गया, और अन्य चीज़ 2-3 हैं, मसूरी हो गया, ये सब इसी के हैं। मध्य हिमालय लघु हिमालय के ही पार्ट हैं। फिर उसके नीचे आता शिवालिक। शिवालिक ही हमें देखना था यहाँ पे। शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक देखते हैं। शिवालिक की बात करेंगे आप, तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है जिसकी ऊंचाई कम है, अन्य की तुलना में इसकी कम ऊंचाई है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि आप देखेंगे लघु शिवालिक रीजन में, जो लघु शिवालिक रीजन में मध्य बीच में लघु शिवालिक, यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, मान लीजिए लघु हिमालय अभी हमने देखा, या मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक ना, उनको हम दून कहते हैं। जैसे कि देहरादून, कोटली दून, ये सारे दून हैं। किसकी विशेषता? ये शिवालिक की विशेषता है, करेक्ट, ए हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा अगर बात करें, इनको हम विभाजित करें नदियों के हिसाब से, तो कैसे विभाजित करेंगे? मान लीजिए ऐसे विभाजित कर लीजिए। सबसे पहले लीजिए पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय ले लीजिए। पंजाब हिमालय की बात करें, यहाँ से ऊपर मान लीजिए पंजाब हिमालय हो गया। सिंधु से लेकर के ये कहाँ तक आती है? सतलुज तक। सिंध से लेकर सतलुज तक पंजाब हिमालय हो गया। फिर सतलुज से लेकर के अब यहाँ तक मान लीजिए काली नदी हो गई। सतलुज से लेकर काली नदी तक कौन सा है? कुमाऊँ रीजन है, उत्तराखंड का रीजन कुमाऊँ हो गया। फिर अगर हम काली नदी से, सतलुज नदी से काली नदी तक तो देख ही लिया हमने। अब उसके बाद देखें काली नदी से कहाँ तक? तीस्ता नदी तक। तीस्ता आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था, ये नेपाल हिमालय हो गया। अगर हम तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक बात करें, यहाँ मान लीजिए दिहांग नदी है, दिहांग नदी तक बात करें तो असम हिमालय हो गया। अब एक चीज़ आपसे पूछते हैं, पटकाई बूम, मिजो, त्रिपुरा, नागा, ये पहाड़ियाँ किसके हिस्से हैं? असम हिमालय के ही तो पार्ट हैं। सब इधर ऐसे देखेंगे तो बिखरे हुए हैं, तो ये असम हिमालय के पार्ट हो गए। इतनी सी बात थी, आपको याद रखिएगा। तो इस तरीके से विभाजन के लिए सबसे पहले पंजाब इधर हो जाएगा, इधर असम हिमालय, बाकी ये कुमायूं हिमालय होगा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में पूछ सकता है कि किन दो नदियों के बीच के रीजन को नेपाल हिमालय कहते हैं, तो काली नदी इधर हो गई, और फिर इधर तीस्ता नदी। या फिर आपसे पूछा था कुमायूं हिमालय के किन दो नदियों के बीच के रीजन को कुमायूं हिमालय कहते हैं, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। सतलुज से लेकर के काली नदी तक को कहते हैं कुमायूं हिमालय। या फिर पंजाब हिमालय पूछ ले तो सिंधु से सतलुज, आप आसानी से कर लेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस एक क्रम की शैल चट्टानों में के मतलब मुख्य विशेषता है उसकी? चूना पत्थर, एक है विंध्यन क्रम की,
सेलों में, बी धारवाड़ क्रम की, सी गोंडवाना समूह की, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए ये जो चूना पत्थर की विशेषता है किस सेल में पाई जाती है? उम्मीद है आपको ये चीज़ पता होगा। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड से देख लेते हैं। बैकग्राउंड से देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए अगर हम देखें विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो आपको पता होगा विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें किससे संबंधित है? ये चूना पत्थर से संबंधित है। ये पहली बात तो है, उत्तर अपना हो जाएगा ए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अब चलिए बात करते हैं आर्कियन क्रम की। आर्कियन क्रम की चट्टानें सर्वप्रथम सबसे पहली चट्टान है, ठीक। ये गर्म गलित लावा से बनी हुई है और ये ग्रेनाइट नीच संरचना इसमें पाई जाती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये इतनी सही बातें हैं। और धात्विक खनिज के कारण, मतलब इसमें धात्विक के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है, धात्विक और धात्विक दोनों गुण इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब सोचिए क्यों इसका खनन आसानी नहीं होता है? क्योंकि ये ग्रेनाइट और नीच से बनी हुई है जो कि बहुत हार्ड होती हैं, खनन इनको बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आर्थिक रूप से इनका दोहन नहीं किया जा सकता था। कहीं अगर कथन में दे दे आर्कियन क्रम की चट्टानों का दोहन आसान होता है तो वो गलत होगा सेंटेंस। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसके जो निक्षेप होंगे, मान लीजिए वायु दाब ताप दाब के कारण क्षरण होगा, इसके क्षरण से जो निक्षेप होगा, अब निक्षेप से जो संरचना बनेगी उसको क्या कहेंगे? धारवाड़ कहेंगे। धारवाड़ हो गया। अब अपना धारवाड़ हो गया। अब धारवाड़ की बात करें, ये किसका अवशेष है? आर्कियन का है। जीवाश्म इसमें रहेगा? इसमें भी नहीं है जीवाश्म, क्योंकि बहुत पुराना है, ताप दाब के कारण नष्ट हो चुका है। मतलब इसके अंदर के जो जीवाश्म है वो खत्म हो चुके हैं, इसमें जीवाश्म रहित है। ये कायांतरित चट्टान है, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत पुराना है, ताप दाब के कारण ये भी, इसके अंदर के जो जीवाश्म होंगे वो नष्ट हो चुके होंगे। ये भी प्राचीन है, सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। कौन सा? धारवाड़। ये फैक्ट है, धारवाड़ सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे चट्टान सबसे पुराना तो आर्कियन हो जाएगा, लेकिन अगर अवसादी की बात करते हैं तो धारवाड़ हो जाएगा। और इसमें सबसे प्राचीन औषधि सेल पाए जाते हैं, हमने देख लिया, धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। और इसका खनन आसान होता है, ईजी होता है, इसलिए आर्थिक दोहन इसका किया जा सकता है। और जिन रीजन में ये पाए जाते हैं उन रीजनों में बहुत आसानी से इसका खनन किया जाता है। अब इसके अवशेष से जो निक्षेपित होंगे, इसका क्षरण हुआ, इसके निक्षेप से जो सेल बनेगी उसको क्या कहेंगे? उसको कुडप्पा बोलेंगे। कुडप्पा, कुडप्पा, चलिए उसको कुडप्पा कहेंगे। कुडप्पा उसको बोलेंगे। किसके? वो धारवाड़ के क्षरण से उसके निक्षेप जो होगा वो इकट्ठा होगा तो उससे क्या कहेंगे? कुडप्पा। ये भी अवसादी सेल है, ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें जीवाश्म रहित इसमें भी है, क्योंकि ये भी काफ़ी पुराना है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। और इसमें क्या चूना पत्थर अधिक पाए जाएंगे। और ये किस रीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिला? कुडप्पा। आंध्र प्रदेश का एक जिला भी है कुडप्पा, आप अगर समझ पा रहे हो तो। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा एक जिला है, वहाँ पे पाए जाते हैं ये। धारवाड़ क्रम इसमें अगर देखें धात्विक रूप से तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इंपॉर्टेंस है। धारवाड़ की तुलना में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अन्य की तुलना में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे धात्विक खनिजें पाई जाती होंगी, जाती हैं, होंगी नहीं, पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में आपको पता होगा, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम आंध्र प्रदेश से बहुत सारे मिनरल्स। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अगर कुडप्पा के अवशेष से जो बने हैं संरचना उसको क्या कहते हैं? उसको विंध्यन कहते हैं। तो विंध्यन कहते हैं उस संरचना को, कुडप्पा से जो बनी हुई है। कुडप्पा क्या है? अवसाद है किसके? अवसाद के, सॉरी, कुडप्पा के अवसाद से कौन बना है? विंध्यन। इतनी सी बात याद रखिए। अब ये कहीं कहीं जीवाश्म इसमें पाए जाएंगे, विंध्यन जो संरचना है, क्योंकि अभी ये कुडप्पा की तुलना में नहीं है, तो इसमें जीवाश्म कहीं कहीं पाए जाएंगे। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाए जाएंगे किसमें? विंध्यन में। आप सीक्वेंस बस समझते रहिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल आएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसे साइकिल बना के समझ पाएंगे। तो लाल बलुआ पत्थर, फिर चूना पत्थर इसमें पाए जाते हैं। अगर चूना पत्थर पाए जाते हैं तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा उद्योग फले फूलेगा? यहाँ पे सीमेंट उद्योग आसानी से फले फूलेगा। तो आप इस रीजन में देखेंगे सीमेंट उद्योग ज़्यादा मिलेंगे। देखें यहाँ पे तो धात्विक खनिजों का यहाँ पे अभाव है, क्योंकि चूना पत्थर यहाँ पाए जा रहे हैं, तो धात्विक खनिजें जो हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण कौन से हैं? खान है दो, बताइए। पन्ना का और गोलकुंडा, दोनों किसके हैं? हीरे के खाने हैं, और इसी में पाए जाते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही। फिर इसके बाद जो इसके अवशेष बनेगा उसको क्या कहेंगे? गोंडवाना। गोंडवाना वही जो कोयला जहाँ पे पाया जाता है, गोंडवाना सेल, इसमें कोयला पाया जाता है हमारे वहाँ। चलिए अब अगला देखते हैं। फिर इसके बाद जो बनेगा, इसके बाद गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, फिर सेनोजोइक आ जाएगा। सिनोजोइक, सिनोजोइक को दो भागों में बांटते हैं। सिनोजोइक आप समझ ही रहे होंगे, अब हिमालय की बात करेंगे हम। सिनोजोइक, सिनोजोइक को दो भागों में बांट लेते हैं। सिनोजोइक एक तृतीयक, फिर इसको चतुर्थ हो जाएगा। अब इसमें तृतीयक में ही हिम युग आता है। हिम युग, हिम युग में क्या होता है? हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन फिर इसके बाद देखें अब चतुर्थ में क्या होता है? चतुर्थ में क्या होता है? हिम युग के बाद की सिचुएशन के बता रहे हैं। ये जो हमारा नॉर्थ प्लेन मैदान है, नॉर्थ इंडिया का प्लेन मैदान, यूपी और ये इधर थोड़ा सा ले सकते हैं दिल्ली वाला रीजन, ये सारे इस समय निर्माण होते थे। दिल्ली, हरियाणा, ये सारे रीजन इस समय निर्माण होते कब? चतुर्थ पीरियड में। तो कुछ ये सारी बातें थी। चलिए अगला देखते हैं।
आप इनको बस याद रखेंगे थोड़ा सा तो बढ़िया रहेगा। थिन परियोजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है थिन परियोजना, आपको ये बताना है। एक रावी नदी पे, बी चेनाब, सी झेलम और डी ब्यास नदी पे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया थिन परियोजना को लेकर के, ए रावी नदी पे, तो बिल्कुल सही बात है, ये रावी नदी पे है। और थिन परियोजना को एक नाम से और जानते हैं, रणजीत सागर डैम के नाम से जानते हैं इसको। रंजीत सागर डैम के नाम से इसको जानते हैं। किसको? थिन परियोजना को। ये कहाँ पे स्थित है? रावी नदी पे स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब इससे विद्युत भी उत्पादन किया जाएगा। कौन कौन से राज्य इससे बेनिफिट उठाएंगे, लाभ किन किन राज्यों को मिलेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इसको लाभ मिलता है हिमाचल प्रदेश को इससे, पंजाब को मिलता है, फिर जम्मू कश्मीर को मिलता है इससे। किससे? थिन परियोजना या रणजीत सागर डैम से। इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 82 में शुरू हुआ था, 99 में कंप्लीट हो गया था। पुरानी परियोजना है, पता नहीं क्या सोच कर किसको क्वेश्चन में डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी देखना है। अब चलिए इन पे भी देख लेते हैं, अगर पुरानी पूछ रहा है तो कोई सोच के ही इन्होंने डाला होगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना है। चिनाब नदी पे एक परियोजना देख ही लेते हैं। चिनाब नदी बताइए। बगलिहार परियोजना एक है, चलती है, चिनाब नदी पे है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर पे चल रही है। अब चलिए झेलम नदी पे भी देख लेते हैं एक परियोजना। झेलम नदी ये हमारे वहाँ है? बिल्कुल नहीं है, हमारे वहाँ नहीं है। मतलब इस पर कौन बना रहा होगा? पाकिस्तान निर्माण कर रहा होगा। इस पर कोराट जल विद्युत परियोजना चल रही है, नाम याद रखिए, कोराट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। इस पर पाकिस्तान निर्माण कर रहा है झेलम नदी पे, और इस पर चीन के सहयोग से निर्माण किया जा रहा था। कोराट किस पे है? कोराट डैम परियोजना किस पे? झेलम नदी पे। और भारत का नहीं है, पाकिस्तान का है। चलिए ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। ब्यास नदी बताइए। ब्यास नदी को पोंग या ब्यास डैम भी कहते हैं इसको। इस पर एक डैम बनाया गया है जिसको पोंग या ब्यास डैम कहते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश इसको लाभ उठाता है इससे, और राणा सागर डैम इसी पे है। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिम बिहार भी घोषित कर दिया गया, और महाराणा प्रताप डैम को क्या कर दिया गया? पश्चिम बिहार घोषित कर दिया गया, इसी पे है। किस नदी पे? ब्यास नदी पे। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रत्येक पंचायतें अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे, यह वर्णित है। देखिए स्टेट पीसीएस की जितनी भी बातें करेंगे, ये थोड़ा डीपली जाके क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? पंचायती राज से। आपको इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखे रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आप मिस करेंगे ये क्वेश्चन। क्योंकि पिछली बार 67 था, 66 या 67 था बीपीएससी का, वहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन, इससे पूछा हुआ था। उसमें पूछा गया था 243 ओ किससे संबंधित है। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि मतलब उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, बस सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है। तो अगर कार्यकाल की बात करें तो इसमें होता है 243 ई के अंतर्गत कार्यकाल है। अगर हम सी की बात कर लें, 243 सी क्या प्रोविजन है? प्रोविजन इसमें 243 में स्ट्रक्चर से संबंधित प्रोविजन है। और 243 डी की बात करें, यहाँ पे कुछ वर्ग के लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया है। अगर यहाँ पे सी की बात कर लें तो सी में क्या है? संरचना अभी हमने देख लिया सी। अब बी में देख लेते हैं। बी में गठन से संबंधित प्रोविजन है कि कौन कौन लोगों से मिलकर के गठन होगा उसका। चलिए आप एक बार इसको देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे सी से क्या संबंधित था बताइए? सी से संबंधित संरचना संबंधित है। डी किससे संबंधित था? रिजर्वेशन से संबंधित है। बी किससे संबंधित था? उसके बी संबंधित है उसके गठन से, उसका संरचना से। और ई किससे संबंधित है? कार्यकाल से। यहाँ पे पूछा हुआ कार्यकाल को ही, हमारा सही आंसर हो गया डी। अगर कुछ अन्य चीज़ें देखेंगे, जे जब आएगा तो ऑडिट से संबंधित रहेगा। फिर अगर अन्य चीज़ देखें, के जब रहेगा तो निर्वाचन से संबंधित। एक चीज़ आप याद रखिएगा, वो क्या है? आई किससे संबंधित है? यहाँ पे वित्त आयोग से संबंधित है कि उनको फंड कितना मिलना चाहिए। अगर देख लें, पूछ लें यहाँ पे शक्तियों से संबंधित, तो शक्ति का आप याद रखिएगा जी। गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस से संबंधित बात करेंगे तो किन किन मतलब विषयों पे वो गवर्नेंस कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, तो जी जब आएगा 243 जी, तो आप याद रखिए गवर्नेंस से संबंधित है। इनके कौन कौन से शक्तियाँ राज्य उनको ट्रांसफ़र किए हुए हैं। इतनी सी बातें, कुछ अन्य बातें याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सारे भूल जाएंगे। तो इसलिए इतने ही छोड़िए, इतनी सी बात आप याद रखिएगा, एलिमिनेट कर पाएंगे इतने से। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? उसके बाद अगर अनुमोदित नहीं होता तो समाप्त हो जाता है। तो बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए 6 सप्ताह है, लेकिन यहाँ पे दिन पूछा हुआ है, तो कितना होता है? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 42 दिन। 7 छः 42 होता है, तो 42 दिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह में अगर अनुमोदित नहीं की संसद तो वो लैप्स हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? यहाँ पे संघीय लक्षण नहीं है, मतलब एकात्मक विशेषता वो होगी जिसको हमें चुनना है। ए कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता,
बताइए, संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है किसमें? संघीय में। सशक्त केंद्र, अगर सशक्त केंद्र है तो एकात्मक विशेषता है ये, हमारा आंसर यही हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन, ये भी किसके? संघीय के। संघीय का मतलब क्या होता है कि एक केंद्र होगा और कई सारे राज्यों से मिलकर बनेगा, उसको संघ कहते हैं, राज्यों का संघ। एक विशेषता आप याद रखिएगा भारत में कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है हमारे वहाँ। अगर कई बार कहीं पूछ ले तो आप पूछे कथन में दे दे तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर पाइएगा कि हमारे वहाँ जो संघ है वो कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन राज्यों को तोड़ मरोड़ के अलग अलग राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन संघ को तोड़ा नहीं जा सकता। संघ एक ही रहेगा, हमेशा वैसे ही स्टेबल रहेगा, वो कभी विनाश नहीं होता है। तो कुछ अन्य चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्या चीज़ यहाँ पे देखना जरूरी है? पहला, लिखित संविधान किस में होता है, किस में नहीं होता है। यहाँ पे मान लीजिए संघीय हो गया, यहाँ पे सेंट्रल हो गया, चलिए एकात्मक हो गया, यहाँ संघीय हो गया। चलिए हम यहाँ देखते हैं, लिखित संविधान इसमें होता है संघीय में, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अब अगला देखते हैं, शक्ति का विभाजन बिल्कुल होता है, राज्यसभा होता है, और यहाँ पे दोनों के बीच और सूची मतलब संघ सूची राज्य सूची के बीच से एक समवर्ती सूची होता है, तो विभाजन आप देखते ही होंगे। इसमें नहीं होगा, एकात्मक में बिल्कुल भी नहीं होगा शक्ति का विभाजन, तभी तो होगा एकात्मक। अब दोहरी सरकार, इसमें बिल्कुल होगा, इसमें हो भी सकती है दोहरी सरकार, नहीं भी हो सकती है। अब देखें संविधान की सर्वोच्चता, बताइए संविधान की सर्वोच्चता इसमें होती है, इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है संविधान की सर्वोच्चता। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल होती है, संघात्मक में होगी ही न्यायपालिका, क्योंकि दोनों के बीच का विवाद होगा तो कौन सुलझाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका ही सुलझाएगी, निष्पक्ष होकर के काम करती है। तो ये बिल्कुल इसमें हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, एकात्मक में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब देखते हैं, हमने देख लिया द्विसदनीय विधायिका बिल्कुल होती है, द्विसदनीय विधायिका इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये सारी विशेषताएं थी, आप याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद में लाए जाने वाला स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है? देखिए अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो आसानी से कर पाएंगे, नहीं जानते तो इसमें गलत होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ये कह रहा है मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। कथन बी में दिया हुआ है सरकार की विशिष्ट नीतियों का आलोचना करना, सी में दिया हुआ है बजट प्रस्ताव में कटौती करना, और डी में दिया है सरकार से इस्तीफा मांगना। बताइए स्थगन प्रस्ताव का संबंध किससे है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो स्थगन प्रस्ताव क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, बताइए। स्थगन प्रस्ताव इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अचानक कोई ऐसा लोकहित का मुद्दा आ जाए और सदन चल रहा हो उस समय, उसको होल्ड करके वहाँ पे उस मुद्दे को डिस्कस किया जाना चाहिए, इसलिए लिया गया था स्थगन प्रस्ताव। और ये एक बार होल्ड हो गया तो कम से कम 2.5 घंटे तक उस पर डिस्कस होना चाहिए उस मुद्दे पे। लेकिन इसके लिए कोई प्रोविज़न है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ला ले आसानी से आ जाए। स्थगन प्रस्ताव आसानी से नहीं आता है, क्योंकि इसमें 50 मेंबर जो होते हैं उनकी सहमत जरूरी होती है, तभी ये स्थगन प्रस्ताव आता है। और ये स्थगन प्रस्ताव के संबंधित प्रोविजन दिए हुए हैं, हाँ इसके कार्य प्रक्रिया में दिया हुआ है नियम में। देखें अगर ये क्या होता है, इसमें निंदा के तत्व सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए निंदा के तत्व कैसे सम्मिलित होते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप में इसमें दिखा रहा है कि निंदा के तत्व सम्मिलित होते हैं। जैसे कि सरकार ने किसी जगह पॉलिसी बनाई और अच्छे से काम नहीं की और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, मतलब भूखमरी की डेथ हो गई, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना है ना, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा सही आंसर हो जाएगा सरकार की नीति विशिष्ट नीतियों का आलोचना, इसमें सी बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव, सॉरी अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 75 में दिया गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले आर्टिकल 76 देखा था, किससे संबंधित था? आर्टिकल 76 था अटॉर्नी जनरल से संबंधित था, लेकिन 75 किससे संबंधित है? अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। अगर ये पास हो जाता तो सरकार गिर जाती है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर का समर्थन जरूरी है, 50 मेंबर का समर्थन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं आ सकता। इसीलिए कांग्रेस सरकार 50 मेंबर भी नहीं है उसके, इसलिए नहीं ला पाती है। चलिए अगला देखते हैं। अभी बस इस शब्द शब्द से याद रखेंगे कांग्रेस से, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, नंबर कितने लोगों का समर्थन चाहिए। कई बार 100 दे देता है, तो वो नहीं है, यहाँ पे केवल 50 मेंबर का समर्थन है, तो आ सकता है यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव। अब बताइए धन्यवाद प्रस्ताव आता है जब राष्ट्रपति पहले सदन का करते हैं, तो वहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव आता है। अगर वो पास ना हो तो सरकार गिर जाएगी या नहीं गिरेगी, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने देख लिया 49, 49 देख लिया, 50 देखना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया, आपको ये बताना है।
हमारे वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रोविजन कौन से भाग में दिए गए हैं, आपको ये बताना है। बताइए, उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम देखते हैं एक साइड से। राजभाषा की बात करें तो भाग 17 में दिया गया है, तो हमारा आंसर इसमें भाग 17 सी सही हो गया। अगर हम देखें भाग 15 में क्या चीज़ प्रोविज़न किया गया है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अगर हम देखें अब यहाँ पे भाग 16 में किससे संबंधित है, भाग 16 में संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रोविज़न। कुछ वर्ग जो होंगे सोसाइटी के, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न, जैसे कि अल्पसंख्यक हो गए, ट्राइबल हो गए, उनके लिए, या फिर कमज़ोर वर्ग हो गए, उनके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न संबंधित किस में लिखा है, 16 में लिखा गया है। आपातकालीन प्रोविज़न किस में है बताइए, आपातकालीन प्रोविज़न की बात करेंगे आप तो आपातकालीन प्रोविज़न किस में मिलेगा आपको, 18 में मिलेगा। फिर अगर हम देख लें भाग 20 में क्या किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित प्रोविज़न है। फिर अगर देख लें भाग 9 में बताइए पंचायती राज से संबंधित किस में प्रोविज़न है, पंचायती राज से संबंधित प्रोविज़न किस में लिखा गया है, तो भाग 9 में है। और अन्य चीज़ें देखें तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रोविज़न है। अब दूसरा भाग 5 में किससे संबंधित प्रोविज़न दिए गए हैं, भाग 5 सेंट्रल से संबंधित दिए गए हैं। और भाग 6 में किससे संबंधित, स्टेट से संबंधित प्रोविज़न दिए गए हैं भाग 6 में। भाग 5 को भी देख लिए, 6 को भी देख लिए। फिर हमने देख लिया यहाँ पे भाग 2 को, जो नागरिकता से संबंधित प्रोविज़न है 5 से 11 तक आर्टिकल में दिए गए हैं। और हमने देख लिया 20 में किससे संबंधित है, भाग 20 में संविधान संशोधन संबंधित प्रोविज़न है। भाग 18 में किससे संबंधित है, 18 बताइए आपातकाल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी पद पर आसीन होने के लिए मुख्य योग्यता क्या होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। कथन ए कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, बी कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सी कह रहा है उच्च एवं उच्चतम दोनों के न्यायाधीशों के समान, और डी कह रहा है जो राष्ट्रपति निर्धारित कर दे। तो बताइए किसमें दिया गया प्रोविज़न, मतलब क्या विशेषता होनी चाहिए उनकी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है ए, उनका बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसकी योग्यता होगी है, अगर उस योग्य है तो वो नियुक्त किया जा सकता है। अब बताइए इसमें वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे वहाँ, के वेणुगोपाल है हमारे वहाँ, के वेणुगोपाल इस समय अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पे आप बता दीजिए महाधिवक्ता संबंधित प्रोविज़न किस में है, महाधिवक्ता अभी हमने बताया 165 है महाधिवक्ता संबंधित प्रोविज़न। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य है। आपको संघीय व्यवस्था के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन ए कह रहा है संघ का विघटन हो सकता है, बी कह रहा है संघ एवं राज्य दोनों अनश्वर है, मतलब कभी भी उनका विघटन नहीं हो सकता, सी कह रहा है संघ राज्य संघ से पृथक हो सकते हैं, और डी कह रहा है संघ अनश्वर है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। अभी हमने आपको बताया था कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब राज्यों का तो विनाश हो सकता है। अगर हम देखें राज्यों का विनाश हो सकता है तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संघ एवं राज्य दोनों अनश्वर है, मतलब उनका विनाश नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। बी सी देखें संघ राज्य संघ से पृथक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, राज्य अपने मर्जी से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया हमारा। अगर पहले कथन के देखें संघ का विघटन हो सकता है, बिल्कुल गलत है, विघटन हो ही नहीं सकता संघ का। हमारा सही आंसर हो गया डी। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लॉजिकल बस है यहाँ पे, कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाना है आपको, बस लॉजिक लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ग्रहण किया गया है, किससे ग्रहण, कहाँ से ग्रहण किया गया आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रोविजन। यहाँ निर्वाचन से संबंधित प्रोविजन है। देखिए अभी हम इसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे जो कि कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल संबंधित प्रोविजन कहाँ से ग्रहण किया गया, ए कह रहा है आयरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी जर्मनी के संविधान से, और डी कह रहा है यूएसए के संविधान से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए यहाँ देखें हमारा सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ग्रहण की गई है, किससे, आयरलैंड के संविधान से। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से देखें तो क्या अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया, अमेरिका के संविधान से किया गया निर्वाचित राष्ट्रपति, इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्रोविजन, बस ये लिया गया। अब महाभियोग की प्रक्रिया भी किसी लिया गया है, अमेरिका के
संविधान से। ये फैक्ट है, बस याद रखिए। निर्वाचित राष्ट्रपति जब कथन आएगा तो वो यूएस से हो जाएगा, लेकिन निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जैसी हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ अन्य विशेषता देख ले कि जो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो पहला सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, डीपीएसपी लिया गया है, इससे आयरलैंड से। अगर अन्य चीज़ देखें, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों से संबंधित प्रोविजन, राष्ट्रपति कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, उनकी संबंधित प्रोविजन कितने हैं, 4 विषयों में करते हैं, साहित्य है, कला है, विज्ञान है, समाज सेवा में। इन 4 विषयों से संबंधित लोगों को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो ये आपने देख लिया। चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित है, बताइए। इकोनॉमिकल प्लानिंग से संबंधित प्रोविजन कौन से अनुसूची में है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्पेशल लिस्ट। तो पहली बात तो यहाँ पे कोई स्पेशल लिस्ट होता नहीं है, तो बताइए। जो डिफाइंड नहीं है वो केंद्र के पास आ जाती हैं सारी शक्तियाँ, लेकिन स्पेशल लिस्ट, चलिए स्पेशल लिस्ट उसी को मान लेते हैं। तो बताइए इनमें से किस में आर्थिक प्लानिंग से संबंधित प्रोविजन है, ये किस में है बताइए। ये है समवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की अस्थायी समिति नहीं है, आपको इसमें बताना है कौन सी एक संसद की अस्थायी समिति नहीं है। ए कह रहा है वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति, बी कह रहा है लोक लेखा समिति, और सी कह रहा है प्राक्कलन समिति, और डी कह रहा है सरकारी उपक्रम समिति। बताइए इनमें से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, जिन लोगों को पता होगा वो आसानी से इसको लगा लेंगे। वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री जो समिति है वो अस्थायी परामर्श देती है, सजे मामला सॉल्व हुआ, खत्म हो जाएगी वो। लेकिन यहाँ पे अस्थायी समिति की बात करें तो यहाँ पे कौन से, लोक लेखा समिति जो कि बी था। अगर देखें प्राक्कलन समिति, फिर सरकारी उपक्रम समिति, ये इससे अस्थायी समितियाँ हैं। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा से मेंबर होते हैं, उसमें केवल और केवल लोकसभा से सदस्य होते हैं, उसकी संख्या 30 होती है, उनके सदस्यों की संख्या पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। बताइए वो है एस्टीमेट कमेटी। कौन सी है, एस्टीमेट कमेटी, अर्थात प्राक्कलन समिति हो गया। प्राक्कलन को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमेटी, तो वो प्राक्कलन कमेटी समिति हो गया। चलिए अगला देखते हैं। संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन, यहाँ पे निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करेगा। यह किसमें वर्णित है, 102, 103, 104 और 105 किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको लगा लिया होगा। आर्टिकल 103 में प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति किसी भी सांसद के अयोग्यता से संबंधित प्रोविजन के लिए किसे करेंगे, निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे, 103 में लिखा गया है। और एक चीज़ बताइए, संवैधानिक या फिर कानूनी संबंधित प्रोविजन किस में लिखा गया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, 143 है, आप वो चीज़ याद रखिएगा। चलिए गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। देखिए ये ही थोड़ा जटिल है। क्यों जटिल है, क्योंकि ये डिफरेंट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है, लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। जो जुडिशियल सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट में कैसे काम करता है लोगों को नहीं पता होता है, तो गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बनते ज़्यादा हैं। बताइए, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर हम बात करें गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय, तो गुवाहाटी शब्द आते ही तुरंत असम आ गया, इसलिए असम का तो नाम ही नहीं दिया यहाँ पे। तो गुवाहाटी जो उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट जो क्षेत्राधिकारी इसके अंतर्गत आता है, तो असम आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मिजोरम आता है। ये 4 तो इसके डायरेक्ट क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन इसकी शाखाएँ भी हैं, 3 जगह इसकी शाखाएँ हैं। वो कौन कौन सी हैं, इसके ब्रांचेज हैं 3। वहाँ कहाँ है, कोहिमा में है, फिर देखिए कोहिमा नागालैंड है, फिर भी कोहिमा में है, नागालैंड आता है, फिर भी कोहिमा में इसके ब्रांच हैं। फिर आइजोल में आता है, और उसके बाद ईटानगर में आ जाता है। ये इसकी शाखाएं हैं, लेकिन सर्किट ब्रांच हैं इसकी 2 जगह। वो कौन कौन से, अगरतला में है और शिलांग में है। शिलांग में इसके सर्किट ब्रांच है, तो ये सर्किट ब्रांच के अंतर्गत मेघालय कवर होता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा सही आंसर मेघालय था। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब बताइए, प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में पूछ लिया गया है। ए कह रहा है गोपाल स्वामी अयंगर, बी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, सी कह रहा है जेबी कृपलानी, और डी कह रहा है केएम मुंशी। यहाँ पे तो बेहद आसान कथन दिए हुए हैं, ज़्यादातर लोग
यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को एलिमिनेट कर लेंगे क्योंकि राजेंद्र प्रसाद इसमें थे ही नहीं। तो जैसे ही आप 2 को कट करेंगे तो ए और बी तो कैंसिल हो गया, अब बचा 2। अगर थोड़ा भी आपको आइडिया हो कि जेबी कृपलानी का संबंध प्रारूप समिति से नहीं था तो आप आंसर लगा लेंगे, सी हो जाएगा। देखिए बताइए अब कितने मेंबर थे, पहला कथन पूछा जाता है कितने मेंबर थे, ये क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि कितने मेंबर प्रारूप समिति में थे, तो कितने थे बताइए, 7 मेंबर थे। अब फिर पूछ लेता है कि कितने लोगों ने बाद में अपना त्यागपत्र या उनकी मृत्यु हो गई तो उनको मतलब रिप्लेस करने के लिए दूसरे लोग आए थे। तो 2 लोग ऐसे थे जिनको रिप्लेस करने के लिए दूसरे आए थे, जैसे कि BL मित्रा जो थे उनके क्या हो गया था, त्यागपत्र दे दिए थे उन्होंने हेल्थ कारणों से, तो उनके स्थान पर कौन आए थे, तो पूछा जाता है एन माधव राव आए थे, एन माधव राव आए थे उनके स्थान पर, किसके, BL मित्र के स्थान पे। फिर दूसरा चीज़ पूछा था कि किनकी मृत्यु हो गई थी, तो खेतान की मृत्यु हो गई, DP खेतान की नाम याद रखिए, DP खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पे कौन सा है, TT कृष्णा चूरन आते हैं, कि TT कृष्ण बस याद रखिएगा, कृष्ण मूर्ति चूरन बहुत लंबा नाम है, आप TT कृष्ण बस याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। ये इतनी सी बात थी। तो अब दूसरा चीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त, AUG अगस्त हो गया 1947 को इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति का, ये बातें बस याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, इसके अन्य मेंबर के बारे में अगर हम चाहें डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं आप। देखिए BR अम्बेडकर इसके कौन से थे, अध्यक्ष थे। फिर N गोपाला स्वामी अयंकर, तो अब यहाँ पे देख लें गोपाला स्वामी अयंकर, ये तो थे ही। फिर हम देखें, चलिए अन्य लोगों को देख लिए, के मुंशी थे, अन्य लोग थे, आप देख लेंगे एक बार तो याद रहेगा, ऐसे बताने से कुछ होगा नहीं, बस जो मुख्य बातें थी आप उसको भी याद रखिएगा। जैसे कि BL मित्र थे, उन्होंने क्या कहते हैं हेल्थ कारणों से त्यागपत्र दिए, तो उनके अंतर्गत आए थे N माधव राय आए थे। फिर से BL खेतान, सॉरी DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनके अंतर्गत TT कृष्ण आते हैं। और ये 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था और इसके BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति तथा उनके गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, कौन करता है निर्धारित, आपको ये बताना है। जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसकी कर्तव्यों को, प्रकृति को और उसके गठन एवं प्रक्रिया को कौन निर्धारित करता है, ए दिया हुआ राष्ट्रपति, बी दिया है गृह मंत्री, सी दिया हुआ सांसद और डी दिया परिषद के सदस्य राज्य। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति इसको निर्धारित करते हैं। और ये केंद्र राज्य संबंध, जो अभी सरकारी आयोग का आपने नाम सुना होगा, जो केंद्र राज्य संबंधित गठित किया गया था, ये इन्होंने बताया था कि आर्टिकल 263 के अंतर्गत 263 के अंतर्गत क्या किया जाता है कि अस्थायी रूप से समय समय पर गठित किए जाते रहना चाहिए अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसके जो संरचना होती है वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, इतनी सी बात है, आप याद रखें। कर्तव्यों की प्रकृति, गठन, प्रक्रिया, ये सारे राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। इनके बारे में तो हमने डिस्कस कर रखा है। ए कह रहा है BB गिरी, बी कह रहा है ज्ञान जैल सिंह और सी दिया हुआ यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी, आपने डिस्कस कर रखा है नीलम संजीव रेड्डी और R वेंकट रमन। तो बताइए इनमें से कौन है। तो हम लोगों ने पहले सेट में देखा था N संजीव रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के CM भी बन चुके हैं। चलिए बन चुके थे, हैं नहीं। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों के विभाजन को विनियमित करता है, केंद्र और राज्यों के संबंधित शक्तियों को विनियमित करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, फिर से दोबारा कर लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 245, 246। 245 में क्या है, संसद जो है संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, 245 ये बातें कहता है। 246 क्या कहता है, मान लीजिए कि कोई छोटा सा क्षेत्र है जो किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, तो ये बात 246 कहता है। अब देख लें जो 242 है, यहाँ पे प्रोविजन लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अलग था, तो 7वें अमेंडमेंट के माध्यम से इसको निरस्त कर दिया गया था। फिर 303 के अंतर्गत क्या है, 303 देख लीजिए, संसद के विधि बनाने के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए, किसी भी तरीके से संसद के कानून बनाने की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। ये किस में लिखा है, 303 के अंतर्गत लिखा गया। अब बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, यहाँ पे मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, किसमें, 8वीं अनुसूची में। बताइए एक चीज़ आप याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं सम्मिलित होती है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। UPSC के जो मेंस होते हैं
उसमें ये लैंग्वेज डाल दिए जाते हैं ताकि आप इस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर भाषाओं को सम्मिलित करने की बात की जाती है। अभी भोजपुरी को लेकर के रवि किशन ने भी डिमांड रखा था कि भोजपुरी को सम्मिलित किया जाए, जबकि सच ये है कि भोजपुरी हिंदी का ही एक सब लैंग्वेज है, उसकी कोई अपनी लिपि नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को सम्मिलित किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो ये 71 अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था 1967 में। 1967 में इसको 71 अमेंडमेंट के माध्यम से सम्मिलित किया गया था। किसको जोड़ा गया था? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को। चलिए हम 21 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल जो 21वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से क्या किया गया था? 21वां संविधान संशोधन 71 अमेंडमेंट, शायद हमसे गलती हो गई, 92 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 71 अमेंडमेंट 92 होगा, 1992 हो जाएगा, 92 है। और हमने जो बताया 67 ये 21वां संविधान संशोधन था। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद अगर देखें 71वें संविधान संशोधन 71 दिया हुआ, 71 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा जाता है। कब? 1992 में। फिर यहाँ पे 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक कब होता है? 2003 में। 2003 में 92वें संविधान संशोधन बोडो और डोंगरी को सम्मिलित किया जाता है। फिर 81 संविधान संशोधन किससे संबंधित है बताइए? ये तो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ये 2000 में आता है। कौन सा संविधान संशोधन? ये चीज़ अपना 81 संविधान संशोधन। ये क्या करता है? आर्टिकल 16 में संशोधन करता है और ये कहता है कि जो SC और ST के लिए सीटें हैं जॉब के लिए, इस बार वैकेंसीज के लिए, वो अगर इस साल फुलफिल नहीं हो पाते तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए ही वो रिजर्व रहेंगे। ये 81 संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और सी कह रहा है उदारवादी अर्थव्यवस्था, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनविजुअल हैंड के बारे में अगर आपने सुना हो, इकोनॉमी में थोड़ा भी कहीं पढ़ा हो तो आप आसानी से इनको लगा लेंगे। इनविजुअल हैंड के इन्होंने ही दिया था एडम स्मिथ ने, मतलब उसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा पूरा सिस्टम, और राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ये बात कहते हैं एडम स्मिथ। तो बताइए क्या समाजवादी में रेगुलेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है, पूरे राज्य के कंट्रोल में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में थोड़ा राज्य का हस्तक्षेप होता है, थोड़ा सा पूंजीवादी कॉन्सेप्ट करता है। और उदारवादी देखें तो इसमें पूर्णतः बाजार पर छोड़ दिया जाता है। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसको पूंजीवादी। और इसके सबसे बड़ा आलोचक कौन सा? मार्क्स था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़ा। चलिए सरकार द्वारा विनिवेश से प्राप्त निधि आती है, किससे आती है बताइए? जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मतलब रेलवे का जो शेयर है, रेलवे का शेयर गवर्नमेंट बेच दिया, तो वो किस तरह का मतलब प्राप्तियां हैं, किस प्राप्तियों में आती हैं बताइए? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। ए कह रहा है यहाँ पे राजस्व प्राप्तियाँ, बी कह रहा है पूंजीगत प्राप्तियाँ, और सी कह रहा है बाह्य प्राप्तियाँ। तो बताइए। चलिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए रेलवे है वो गवर्नमेंट की क्या है? पूंजी है, कैपिटल इसको बोलेंगे, कैपिटल। अब इसको बेच दी तो कैपिटल से जो प्राप्त होगा वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। सिंपल सी बात, इतने से समझ लीजिए। अगर गवर्नमेंट रेलवे से कमा करके पैसे ला रही है तो क्या कहेंगे? उसको रिवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट परफेक्ट होता है, बढ़िया होता है, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए हम बजट को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले में कर लेते हैं रिसिप्ट, एक साइड में रिसिप्ट कर लेते हैं, एक साइड में एक्सपेंडिचर, फिर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर सब पार्ट में इसके यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट, फिर इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इधर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए अगर आप रेलवे में खर्चा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय अच्छा होता है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियाँ गलत होता है। पूंजीगत प्राप्तियाँ मतलब अपनी संपत्ति को बेच के, जैसे सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच करके जो कि प्राप्त किया उसको पूंजीगत प्राप्तियाँ कहते हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ कहीं ना कहीं सरकार के जो एसेट्स होते हैं उसको कम करती हैं, लेकिन पूंजीगत जो निवेश होते हैं वो बढ़िया होते हैं, सरकार उसमें निवेश कर रही है। अब राजस्व प्राप्तियों की बात कर लेते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ तो सही होती हैं, लेकिन राजस्व इन्वेस्टमेंट जो निवेश होता है वो नुकसान करता है। जैसे कि सब्सिडी देना, कर्मचारियों को वेतन देना, और अन्य सोशल वेलफेयर के लिए खर्चे करना, वो सारे राजस्व इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। उससे कुछ रिसिप्ट नहीं मिलता है और नुकसान ही होता है उससे ज़्यादा। ब्याज देना ये भी इसी में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है बताइए? मुद्रास्फीति को कौन रेगुलेट करने में सहायक नहीं है, कंट्रोल करने में? किसको? इन्फ्लेशन को। कह रहा है ए
कंट्रोल ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, उन खर्चों पे नियंत्रण करना जिससे कोई उत्पादक कार्य ना हो। कैसे होगा आप सोच के बताइए। बी कह रहा है उत्पादन में वृद्धि करना, अगर प्रोडक्ट 2 आ रहे हैं मार्केट में तो 10 उपलब्ध करा दो ताकि इन्फ्लेशन डाउन हो जाए। क्या ये सही है? कथन बी देखते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, आप रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव होता है SIVE, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बताइए। और यहाँ पे डी दिया बचतों को प्रोत्साहित करना, लोग इनक्रेज करेंगे, गवर्नमेंट इनक्रेज करेगी कि आप सेविंग करिए तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड करेंगे कम करेंगे तो इन्फ्लेशन घटेगा कि बढ़ेगा बताइए आप। उम्मीद है आपने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो पहला हमने इसमें देखा था कि जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं खर्चे उनको कम करना। तो बिल्कुल सही बात है, लोग गैर ज़रूरी खर्चे कम करेंगे तो क्या होगा, मार्केट से डिमांड कम हो जाएगा, फिर अपने आप इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, तो इन्फ्लेशन अपने आप डाउन हो जाएगा। अब उत्पादन में वृद्धि, मान लीजिए मार्केट में 2 किलो आटा ही बचा हुआ है और 10 लोग खरीदने वाले हैं तो हम 50 किलो उपलब्ध करा दें तो डिमांड ज़्यादा, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो अपने आप रेट गिर जाएगा नीचे। ये भी सही था। अपने यहाँ पे देख लिए बचत को प्रोत्साहित करना, जब बचत प्रोत्साहित करेंगे तो लोग अपने पास पैसे रखे रहेंगे, खर्चे नहीं करेंगे तो डिमांड कम क्रिएट होगा, फिर इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम समझ लेते हैं। भारत में कौन सा काम करता है टैक्सेशन सिस्टम बताइए। देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। मान लीजिए ग्राफ बना लेते हैं, एक ऊपर आपका जैसे जैसे आय बढ़ेगा तो आपको टैक्स देना ज़्यादा देना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। रिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती चली जाएगी तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, इसको रिग्रेसिव कहते हैं। ये क्यों, दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए प्रोग्रेसिव जो है ये कहता है कि वेल्थ जो है वो एक कुछ वर्ग के पास कंसंट्रेट ना हो। कंसंट्रेट मतलब कहने का चाहिए अर्थ ये है कि लोग, कुछ लोगों के पास पैसे इकट्ठा ना हो, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के कॉन्सेप्ट से काम करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं समाजवादी के करीब दिखता है। लेकिन यही देख लें हम रिग्रेसिव की बात, ये कहता है कि आप अपनी आय बचाइए, बढ़ाइए और टैक्सेशन सिस्टम से छुटकारा पाइए, कम आपको टैक्स देना पड़ेगा जैसे जैसे आपकी आय बढ़ जाएगी। ये सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देशों में देखने के लिए मिलता है। ये कुछ डिफरेंट है इसके। और ये कहता है कि अमीर होना गलत नहीं है, पैसे कमाना गलत नहीं है, तो आप अमीर होइए, टैक्स से बच जाइए। अगर आप नीचे गरीब होते जाएंगे तो टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करता है अमीर होने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन दिया हुआ है, पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरों में ही हो से संबंधित होते हैं। जो भी पूंजीगत खाते से संबंधित होते हैं, लेन देन होते हैं, वो किस केवल होते हैं, वित्तीय होते हैं, फाइनेंशियल में ही होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित होते हैं। अब कारण दिया हुआ है, इन मदों का अर्थव्यवस्था के आय उत्पादन और रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बताइए क्या पड़ता है? उम्मीद आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए कथन और कारण में कोई संबंध आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। और ये जो दिया प्रत्यक्ष संबंध होता है, नहीं, अप्रत्यक्ष संबंध होता है, बाकी सारी बातें सही है। तो हमारा सही इसमें हो गया, दूसरा गलत हो गया। कारण, तो कारण किस में गलत बता रहा है, आर, इसमें सी में बता रहा है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं अगला, नाबार्ड के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। कथन एक कह रहा है इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। कथन दो कह रहा है कि यह निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्तीयन प्रदान करता है। तो बताइए एग्जिम बैंक क्या करेगा भाई, अगर यही सारा कुछ कर देगा तो एग्जिम बैंक करता है। इसके लिए हमारा सही आंसर इसमें बी ही हो गया, क्योंकि गलत पूछा हुआ था, गलत बी है। देखिए ये क्या करता है, इसका मूल उद्देश्य क्या है नाबार्ड का? देखिए कृषि ऋण प्रदान करना, जो एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटी हैं उनको ऋण प्रदान करता है कौन, नाबार्ड। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार से संबंधित खर्चे देता है नाबार्ड। वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है नाबार्ड। केसीसी को, किसान क्रेडिट कार्ड में कौन फाइनेंस का फंड करता है, तो नाबार्ड ही करता है। कुछ ये बातें थी। चलिए अगला देखते हैं, सेबी के कार्य संबंधित सम्मिलित हैं। सेबी में के कार्य कौन कौन से सम्मिलित हैं आपको ये बताना है। एक कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का विनियमन करना। बी कह रहा है प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पहले देख रखा है। सी कह रहा है कि प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सही है इसमें, सेबी से संबंधित। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, डी इसका करेक्ट है। देखिए ये सारे करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। एक बार और समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक कंपनी चलाता हूँ, ये इसमें कुछ कर्मचारी हैं जो, मतलब ये एक तरह से समझिए बोर्ड ऑफ मेंबर के ही सदस्य हैं, और इनको पता थी कि हम कल यहाँ पे अपना क्या इशू करने वाले हैं,
अपना एक तरह का मान लीजिए मार्केट सिक्योरिटी एक्सचेंज रिलीज करने वाले हैं, आईपीओ जारी करने वाले हैं, सिंपल सी बात समझिए, आईपीओ जारी करने वाले हैं, आईपीओ। अब उन्होंने क्या किया कि जा करके पहले उसका अनुचित लाभ उठा लिया, जो भी हमने आईपीओ जारी किया हमारे शेयर को पहले ही उन्होंने खरीद लिया, और जैसे डिमांड क्रिएट हुई, हाई रेट बढ़ा, उन्होंने उसको बेच करके अनुचित लाभ कमा लिया, क्योंकि उनको वो नॉलेज प्राप्त था जो अन्य लोगों को नहीं प्राप्त था। ये लोग लाभ उठाते हैं इसका। चलिए अगला देखते हैं। जिस बंदरगाह पर पुनर्निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे पुनर्निर्यात मतलब री एक्सपोर्ट है, एक बार वो आ चुका है, मतलब आया खरीद के, इंपोर्ट किया गया, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ए कह रहा है जीरो टैरिफ पोर्ट, बी कह रहा है नल एंड वाइड पोर्ट, सी कह रहा है फ्री पोर्ट, और डी कह रहा है यहाँ पे फ्यूड्यूसरी पोर्ट। बताइए इनमें से कौन सा सही है? इसको फ्री पोर्ट कहते हैं। जो मान लीजिए री एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो टैक्स कर देता है उसको हम फ्री पोर्ट कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 1952 में हुई थी। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा। दूसरा कथन कह रहा है कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता रूस से प्राप्त हुई थी। बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही बात है, यहाँ रूस ना होकर के यूएस से हो जाएगा, यूएसए से प्राप्त हुई थी। बाकी बातें सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। कथन एक कह रहा है कि इसका गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। बी कह रहा है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया है। अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल गलत बात है, सी इसका सही आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा था? सत्य पूछा था, और पहला कथन इसमें सही है, दूसरा कथन गलत है। हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया। सही आंसर आप लगाइए ए। अगर आपने ए लगाया तो ये सही है। क्यों पहला गलत दूसरा गलत है? इसका हैदराबाद में मुख्यालय है, ना कि दिल्ली में। किसका? IBRD का मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भारत में सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, किस सेक्टर में? ए कह रहा है कृषि सेक्टर में, बी कह रहा है कृषि शाखा में, और सी कह रहा है उपभोक्ता सहकारिता में, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने अमूल के बारे में पढ़ा हो, अमूल किस सेक्टर से संबंधित है, तो भी लगा लेंगे आप इसको। देखिए ये सबसे पहले शुरू होने वाला जो था, किस सेक्टर में शुरू होता? एग्रीकल्चर क्रेडिट सेक्टर में। यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट सेक्टर में, एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब कृषि साख से संबंधित, इस सेक्टर में पहले शुरू किया गया था। आप ये भी नहीं पता है आपको, तो आपने इक्को का नाम सुना होगा, IFFCO। क्या करता है इक्को? ये उर्वरक बनाने वाली कंपनी है, और ये सबसे बड़ी पूर्णतः किससे चलने वाली है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चलने वाली एक तरह का समझ सकते हैं संस्था है। नाबार्ड था, नाबार्ड सॉरी, यहाँ पे अमूल था, ये सारी चीज़ें थी। कृषि उर्वरक और दूध उत्पादन इन सब में काम करता था, और ये एग्रीकल्चर क्रेडिट से संबंधित था। सबसे पहले सहकारी आंदोलन इसी सेक्टर में शुरू हुआ था। ये मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी हमेशा इस पर मेंस में पूछती रहती है क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। बताइए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉलीमर दिए हुए हैं, उनके उपयोग दिए हुए हैं। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। बताइए। टेरेलिन, टेरेलिन जो है क्या है वस्त्र उद्योग में लगता है? पॉलीस्टायरिन, स्टायरिलीन, पॉलीस्टायरिन जो टेलीविज़न कैबिनेट होते हैं, यहाँ मंत्री वाला कैबिनेट नहीं है, यहाँ टेलीविज़न कैबिनेट मतलब टेलीविज़न को जो ऊपर से फोम होता है थर्माकोल, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। टेफलान, टेफलान का नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में, और डी कह रहा है कि पॉलीप्रोपाइलीन ये केबल उद्योग में। बताइए कौन सा इसमें से गलत है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अब यहाँ हम देखें टेरेलिन का उपयोग कहाँ होता है। टेरेलिन आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े उद्योग में होता है टेरेलिन, ये बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा देखें पॉलीस्टाइन, तो पॉलीस्टाइन का उपयोग होता है टेलीविज़न कैबिनेट में, तो बिल्कुल सही बात है। जो टेलीविज़न का जो थर्माकोल होता है चारों तरफ से सुरक्षित रखने के लिए, उसमें उपयोग होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पे हम टेफ्लॉन की बात करें, तो टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिक जो बर्तन होता है, या फिर आप टाइल्स जो लगाने के लिए होता है ताकि उस पर जल इकट्ठा ना होने पाए, उन सब जगह यूज होता है किसका? टेफ्लॉन का। फिर देखें पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग कहाँ होता है? बताइए पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग किस जगह होता है? हमने पॉलीप्रोपाइलीन का देखा था, ये किसकी जगह होता है? प्लास्टिक उद्योग में होता है, जो कंटेनर बनता है ना डब्बे, उनके लिए यूज होता है पॉलीप्रोपाइलीन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि डी गलत था। यहाँ पे देखिए केबल उद्योग, केबल उद्योग सही नहीं है।
चलिए अगला देखते हैं 74। पारे का साधारणतः तापमान यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है यंत्र, उनमें उपयोग किया जा रहा है। कह रहा है पहला कथन, कारण बताया गया है इसकी ऊष्मीय चालकता निम्न होती है। अगर आपको ऊष्मीय चालकता के बारे में थोड़ा भी आइडिया हो तो आप आसानी से इसको लगा लेंगे। बताइए। देखिए, जो पारा होता है अति चालक होता है, काफ़ी बढ़िया सुचालक होता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन गलत दिया है कि कह रहा है यहाँ पे उसमें चालकता निम्न होती है, गलत है, ये बहुत अच्छा चालक होता है उष्मा का। चलिए अगला देखते हैं। प्रो प्रोटोनोपिया एक आनुवांशिक बीमारी है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोनोपिया के बारे में आपको बताना है। ए कह रहा है एक्स लिंक्ड बीमारी, बी दिया हुआ है डाल्टनिज्म डिजीज, सी कह रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, और डी कह रहे हैं वो सभी। प्रोटोनोपिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो मदर से सीधे आता है, किसमें? उसके बच्चे में। और अगर ये यक्स लिंग है, देखिए पुरुष और महिलाओं में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनमें यक्स क्या कहा जाता है, ये मतलब क्रोमोजोम जो होता है वो पुरुष में वाई होता है और महिलाओं में यक्स। तो ये यक्स पे लगा हुआ रहता है, यक्स से लिंक्ड होता है, उससे जुड़ा रहता है। ये महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, उनके बच्चों में पाया जाता है। ये कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, यक्स लिंक्ड बीमारी भी कहते हैं इसको, डाल्टनिज्म भी कहते हैं। क्यों डाल्टनिज्म कहते हैं? क्योंकि इसके डाल्टन ने खोज किया था। रंगबंधता कलर ब्लाइंडनेस इसका कारण है, ये भी इसको भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक पदार्थ निषेचक नहीं है? निषेचक मतलब आपको यहाँ बताना है एनेस्थेटिक नहीं है इसमें। कौन सा ऐसा पदार्थ जो एनेस्थेटिक नहीं है, मतलब बेहोश नहीं होता उससे इंसान? बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड, डाई एथाइल ईथर, और सी कह रहा है कि स्टेप्टोमाइसिन, और डी कह रहा है क्लोरोफॉर्म। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो केमिकल जिसको सूंघाने से आदमी बेहोश नहीं होता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें बात करें कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये किस लिए उपयोग होता है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है ये, एंटीबायोटिक मेडिसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बाकी ये सारी चीज़ों का, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, डाई एथाइल ईथर ये और क्लोरोफॉर्म, इन सबको सूंघा के किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। हमारा सही आंसर हो गया सी। चलिए अब बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे इकाई दिया हुआ है। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। कार्य क्या है? जूल। ताप का दिया हुआ फ़ारेनहाइट, और समय का दिया हुआ प्रकाश वर्ष। बताइए कौन सा इसमें से गलत है, सही सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए प्रकाश की इकाई क्या है? सेकेंड होता है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए। दूरी की है, इसे दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे डी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन उसे ठीक कर सकता है, मतलब उसे देना चाहिए, देने से लाभ होगा? कौन सा हार्मोन दिया जाएगा? अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो है उसको इनमें से कौन सा हार्मोन दिया जाएगा? बताइए। थायराक्सिन, थायरॉक्सिन, और फिर एड्रेनालिन, और फिर यहाँ पे दे पीयूष वृद्धि हार्मोन, और डी करें इंसुलिन। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए इंसुलिन तो सभी लोग जानते होंगे। इंसुलिन का उपयोग कब किया जाता है? ये क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करता है बॉडी में। तो ये तो इससे संबंधित है नहीं, तो सभी लोग इसको काट लेंगे। अब बताइए कौन सा सही है? अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपको पता हो तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए थायरॉक्सिन का उपयोग किस जगह किया जाता है? थायरॉक्सिन का उपयोग किस जगह किया जाता है? थायरॉक्सिन का उपयोग किया जाता है लो थायराइड, अगर थायराइड लेवल लो है तो उसको बैलेंस संतुलित करने के लिए। थायराइड ज़्यादातर महिलाओं में होता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो जो लो थायराइड होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, संतुलित करने के लिए थायरॉक्सिन का उपयोग किया जाता है। अब एड्रेनेलिन का उपयोग किस जगह किया जाता है? बीपी लो हो तो ये हार्मोन एड्रेनेलिन दिया जाता है, बीपी लो हो इंसान का तो। अब पीयूष वृद्धि हार्मोन, बताइए। पीयूष वृद्धि हार्मोन कई सारी जगह यूज किया जाता है, जैसे कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, कंट्रोल करता है ग्रोथ को एक संतुलित बनाता है, फिर सेक्सुअल मेटाबॉलिज्म को, सेक्सुअल और अन्य चीज़ों को ये सही करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रोविजन काम करता है ये। तो पीयूष ग्रंथि बहुत सारे काम करता है। तो हमारा सही आंसर था यहाँ पे बी। अगर आपने बी लगाया था तो सही है। चलिए अगला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं ऐसे एग्जाम में। आर और यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन इसे 1-2 बनते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित है, के संबंध में सत्य है, कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, बताइए। बी कह रहा है कि यह एक निषेचक भी है। अभी हमने देख ही लिया था, निषेचक तो है ही नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जिन लोगों ने लगाया सी, उनका बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं और एक निषेचक भी है, एनेस्थेटिक गैस भी है। ये ज़्यादा सुंघा दिए तो बेहोश भी हो जाता है इंसान इससे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रोमोजोम का प्रमुख कार्य है? इनमें से आपको बताना है कौन सा क्रोमोजोम का प्रमुख कार्य है। ये सभी लोगों को पता होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। बी कह रहा है यह रक्त में एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। सी कह रहा है जीनोम चित्रण में प्रयुक्त होता है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये सभी लोगों को पता हो, क्रोमोजोम जो होता है ये क्या करता है? इसके द्वारा अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाता है। जैसे उसके माता पिता, जो बच्चे का माता पिता होते हैं, उनके लक्षण उनके बच्चों में जाता है। किसकी वजह से? क्रोमोजोम को वजह से। इसका सही आंसर हमारा ये हो गया। ये सेट देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद आपको ये सेट पसंद आया होगा।